नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आप लोग जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसका एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर हो गया है। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हम चलेंगे और देखेंगे कि इतिहास से संबंधित वह चाहे मध्यकालीन हो चाहे मॉडर्न इंडिया हो इत्यादि से संबंधित उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट कीजिएगा और हम आपको पूरा टॉपिक बाय एक एक टॉपिक्स को लेकर चलेंगे ताकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो आप उसकी पूरी खोपड़ी में आग लगा दो। तो दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठाते हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो कौन सा टॉपिक्स है, जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में बताएंगे। जी हाँ, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण किया था और कब कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन कौन से प्रांत थे, उन प्रांतों के बारे में देखेंगे और वहां पर किसका किसका शासन था इसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर 3 मुस्लिम राज्य कौन कौन थे, जिसके बारे में एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन कौन से 3 राज्य थे, उनके बारे में आप जानिएगा। जी हाँ, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का जो नक्शा बना है कैसे बना है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि आप देखेंगे कि उसका जो आक्रमण है यहाँ पे आएगा, कौन सा आएगा, तो याद रखना यहाँ पर 3 मुस्लिम राज्य थे। 3 मुस्लिम राज्य कौन कौन थे हम उसके बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर 3 प्रांत थे। 3 प्रांत कौन कौन से थे उनके बारे में जानते हैं। याद रखना, सिंध, जी हाँ सिंध था, मुल्तान था, जी हाँ सिंध मुल्तान और पंजाब। जी हाँ, जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के प्लान बनाया और जैसे ही भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर देखिए भारत का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और इसके बीच में आप जाएंगे तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर पूछता है कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर 3 मुस्लिम राज्य कौन कौन थे उसके बारे में पूछता है। तो याद रखना कौन कौन सा था, एक तो था सिंध, दूसरा था मुल्तान और तीसरा कौन सा प्रांत था, तो याद रखना तीसरा प्रांत पंजाब था। अब यहां पर यह पूछता है कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो सिंध पर किस जाति का शासन था, मुल्तान पर किस जाति का शासन था और पंजाब पर किस जाति का शासन था, ये क्वेश्चन में पूछता है। और मेरे प्यारे बंधु, आज का जो ये सेशन आप देखने के बाद मोहम्मद गोरी से उठने वाले जितने भी प्रश्न हैं आप एक एक प्रश्नों को चुन चुन कर आप पूरा कर दोगे, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए जानते हैं सिंध में। जी हाँ, सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंध पर किस जाति का शासन था। जी हाँ, सिंध के बारे में बात करते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किस जाति का शासन था, तो याद रखना उस समय सिया। जी हाँ, उस समय सिया जाति, जानते हैं ना, सिया मुस्लिम की एक जाति होती है, सिया सुन्नी ये सब मुस्लिम की जातियां हैं। और याद रखना उस समय सिंध पर किसका शासन था, याद रखना सिया वंश के शासकों का शासन था। जी हाँ, सिया मुस्लिम। और मुल्तान पर की बात करें, जी हाँ उस समय की बात कर रहे हैं जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है तो उससे पहले यह देखता है कि उसके जो उत्तर पश्चिम सीमा पर 3 मुस्लिम राज्य थे वहां पर 3 कौन से जातियों का शासन था। तो जैसा कि आप सिंध में जान लिए सिया वंश का शासन था और उसके बाद आइए मुल्तान के बारे में जानते हैं। जी हाँ, मुल्तान पर किस वंश के शासकों का शासन था, तो याद रखना करमाथियों का। जी हाँ, करमाथियों का शासन था।
कहां पर? मुल्तान पर। उस समय किस वंश का? याद रखना ये सब मुस्लिम जातियां है। और याद रखना करमाथियों का शासन था। कहां पर? मुल्तान पर। अब बात करते हैं पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब का जो एरिया है वो भारत में भी लगता है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जी हां, पंजाब में यदि बात करें तो पंजाब में किस वंश का शासन था? तो याद रखना इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि पंजाब में उस समय गजनवी वंश के अंतिम शासक, जी हां, पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में किसका शासन था? तो याद रखना गजनवी वंश के अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन में यहां से भी प्रश्न आता है कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो था, खुसरब। जी हां, कौन था? गजनवी वंश का अंतिम शासक। जी हां, गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरब था। जी हां, खुसरब इसका शासन था। ये किस वंश का था? तो याद रखना ये गजनवी वंश का था। और इस पर किसका शासन था? तो गजनवी वंश का शासन था। किस पर? पंजाब पर। तो याद रखना आपने तीनों को समझ लिया है कि उस समय जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है तो उस समय भारत के तीनों जो क्षेत्र थे उत्तर पश्चिमी प्रांत पर, याद रखना सिंध, मुल्तान और पंजाब, 3 प्रांत थे। और तीनों में मैंने शासक को बता दिया कि इस पे किस वंश के शासकों का शासन था। तो प्यारे मित्रों, आपको आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया था तो उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन कौन से 3 मुस्लिम प्रांत थे? तो याद रखना सिंध, मुल्तान और पंजाब। इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, पूछता है ये, हमेशा एग्जाम में पूछता है। वो क्या हो गया, उसको थोड़ा दीजिए। याद रखना ये तीनों के बारे में पूछता है कि कौन कौन से ऐसे राज थे। और आप चलते हैं, इसके आगे चलते हैं कि मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया था। जी हां, आप ये जान गए हैं कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय 3 मुस्लिम प्रांत कौन कौन थे? सिंध था, मुल्तान था और पंजाब था। तो याद रखना मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण किया था? तो याद रखना मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर आक्रमण किया था। और याद रखना मुल्तान पर, जैसा कि अभी बता दिया, किसका शासन था? करमाथियों का शासन था। और सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में, जी हां, 1175 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? याद रखना मुल्तान पर आक्रमण करता है। और मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद यह सिंध विजय भी कर लेता है। जी हां, 1175 में इसने क्या क्या जीत लिया? मुल्तान को जीत लिया और याद रखना सिंध को जीत लिया। कब जीत लिया? 1175 ईस्वी में जीत लेता है। याद रखना सिंध को भी जीत लेता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट पर यह बात करते हैं कि मोहम्मद गोरी 1178 ईस्वी में, जी हां, 1178 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से यह प्रश्न पूछता है कि 1175 में तो मुल्तान और सिंध को जीता था, लेकिन 1178 में वह कहां पर आक्रमण किया था? तो याद रखना वो कहां पर आक्रमण किया था? अहिलवाड़ा। जी हां, अहिलवाड़ा और नाहरवाल या नाहरवाल। याद रखना ये कहां पर है? तो याद रखना ये गुजरात में। जी हां, ये कहां पर है? तो याद रखना ये गुजरात में है। और यहां पर किस वंश के शासकों का शासन था? जी हां, यहां पर अहिलवाड़ा। याद रखना अगर ये अहिलवाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो नाहरवाल होगा। क्या होगा? नाहरवाल आपके ऑप्शन में होगा। और ये कहां पर है? तो याद रखना ये गुजरात में है। और यहां पर किस वंश का शासन था? तो याद रखना यहां पर चालुक्य वंश। जी हां, चालुक्य वंश के शासन था, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश में यहां का शासक कौन था? यहां से यह प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा गया है। तो याद रखना यहां पर गुजरात में उस समय मूलराज द्वितीय का शासन था। जी हां, मूलराज द्वितीय का शासन था। और याद रखना जैसे ही मोहम्मद गोरी अहिलवाड़ा नाहरवाल पर आक्रमण करता है तो यहां का जो शासक मूलराज द्वितीय था ये
और इसकी माता कौन थी, याद रखना, मूलराज द्वितीय की माता का नाम क्या था, तो याद रखना इसकी माता का नाम नायिका देवी था। जी हाँ, क्या नाम था, नायिका देवी। और इनके जो एक भाई था, मूलराज द्वितीय का एक भाई जिसका नाम भीम द्वितीय था। जी हाँ, क्या था, भीम द्वितीय था। और मूलराज द्वितीय और नायिका देवी तीनों ने मिल करके माउंट आबू पर्वत के नीचे कयाद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पछाड़ दिया और मोहम्मद गोरी डर के मारे जान बचाने के लिए भाग गया। वाह रे वाह भारत के हिंदुस्तान के लोग। और याद रखना मोहम्मद गोरी को हरा देता है। और यह याद रखना भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी की पहली हार होती है। जैसे ही भारत के अंदर प्रवेश करता है 1178 ईस्वी में, कब प्रवेश करता है, 1178 ईस्वी में प्रवेश करता है और गुजरात में प्रवेश करता है। उस समय गुजरात में किस वंश का शासन था, चालुक्य वंश का शासन था। यहाँ का राजा कौन था, मूलराज द्वितीय था। और उसकी माता कौन थी, ये नायिका देवी विधवा थी। जी हाँ, कौन थी, याद रखना ये विधवा थी। और याद रखना इसका एक भाई भीम द्वितीय था। ये तीनों ने मिल करके मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं और मोहम्मद गोरी जान बचाने के उद्देश्य से भाग खड़ा होता है। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार होती है। भारतीय इतिहास में याद रखना ये मोहम्मद गोरी के बारे में पहली बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने हराया था, मूलराज द्वितीय ने हराया था। इस पॉइंट। अब किस वंश का शासन था, तो याद रखना चालुक्य वंश के शासक था। किस वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। और ये कहां पर, याद रखना ये स्थान गुजरात में है। अगर ये पूछेगा किस पहाड़ी के नीचे, तो याद रखना माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। और उस स्थान का नाम पूछेगा तो उसका नाम क्या है, कयाद्रा नामक स्थान पर। जी हाँ, स्थान का नाम क्या है, कयाद्रा नामक स्थान पर उसने तीनों ने मिल करके मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी भाग खड़ा हुआ। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की भारत में दूसरी हार कब होती है। ये पहली हार थी भारत के अंदर। अब इसके आगे देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की दूसरी हार भारत के अंदर कब होती है। उस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जब भारत के अंदर कौन सा युद्ध होता है, तो याद रखना तराइन का युद्ध। जी हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, जी हाँ, तराइन का युद्ध कब हुआ है, तो याद रखना तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में। जी हाँ, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। तो याद रखना यह युद्ध मोहम्मद गोरी, जी हाँ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और याद रखना इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की फिर हार हो जाती है। जी हाँ, याद रखना ये मोहम्मद गोरी की दूसरी हार है भारत में। पहली हार 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के नीचे मूलराज द्वितीय ने हराया था। दूसरी हार 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन का मैदान कहाँ है, तो याद रखना तराइन का मैदान हरियाणा में है। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की दूसरी हार होती है। याद रखना इस हार के बाद मोहम्मद गोरी, याद रखना, गजनी वापस चला गया। और वहां पर जाने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, उसको इतना आघात पहुंचा था, वो इतना बड़ा सूरवीर योद्धा, उसको हरा दिया। कौन हरा दिया, भारत के लाल, भारत के शेर ने हरा दिया। और हराने के बाद वह वहां पर जाता है गजनी और खाना पीना छोड़ देता है और सोच अफसोस में रहता है कि मुझे उसको कैसे हराना है। तो याद रखना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा जज्बे वाला रखता था, अपने आप में हौसला। उसने क्या काम किया, 1 वर्ष की कठिन घोर एकदम से तीर तलवार तीरंदाजी घोड़सवारी सब कुछ अच्छी तरह से निपुण होकर पुनः दूसरी बार, याद रखना 1192 ईस्वी में आता है। जी हाँ, मोहम्मद गोरी, याद रखना दूसरी बार तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता है, याद रखना ये फिर होता है पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान और
और मोहम्मद गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। याद रखना, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब जब मोहम्मद गोरी दूसरी बार आता है, तराइन के मैदान में आता है और अपना शिविर लगा देता है, और उस समय याद रखना गजनी के जो है 3-4 ऐसे लड़ाके उसमें शामिल थे युद्ध टुकड़ी में कि आपकी जानकारी, जिसका नाम खरबाग, खरमैल, ये सब उसकी जो है टुकड़ी में शामिल थे। ये बहुत बड़े अपने आप में तीरंदाज समझते थे, इनको शामिल किया था। और याद रखना मोहम्मद गोरी के जो 3 गुलाम एबा केल्दोज कुबाचा, ये भी मोहम्मद गोरी के साथ दूसरे युद्ध में तराइन के मैदान में आए थे। और इस मैदान में पहुंचते ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को चैलेंजिंग कर दिया। जी हाँ, सेम उसी स्थान पर फिर पुनः शिविर लगाया। किसने? मोहम्मद गोरी ने पुनः उसी स्थान पर फिर तराइन के मैदान पर अपना शिविर लगाता है और अपने एक व्यक्ति को भेजता है पृथ्वीराज चौहान के पास और कहता है, जाओ पृथ्वीराज चौहान से कह दो कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, वरना मैं उसको धूल में मिला दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि एक बार जीता हुआ व्यक्ति उसके सामने ठहाका मार के कहा, हम आ रहे हैं, चलो तुम वहीं पर खड़े रहो, जाके बोल दो कि आ रही है हमारी फौज और आपके सामने अभी युद्ध होगा और अभी बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाओगे। याद रखना, ये व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान ये अपने आप में बहुत अपने आप को वीर शक्तिशाली समझता था, और जैसे ही ये युद्ध में जाता है, याद रखना कहा जाता है कि युद्ध में इसकी हार हो जाती है और ये जान बचाने के उद्देश्य से भागता है, लेकिन इसको पकड़ लिया जाता है। और पकड़ ले जाकर कहां ले जाया गया, याद रखना बताया जाता है, इतिहासकार इसके बारे में कई मतभेद है। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी इसको पकड़ करके गजनी ले गया और ये अपने शब्दवेदी बाण से करके इसको मार दिया था। गजनी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका इतिहास में कहीं पर कोई भी घटनाओं का विशेष वर्णन नहीं किया गया है। कहीं पर यह बताया जाता है कि इसको पुनः राजा बना दिया, लेकिन इन सब बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि पहली हार और जीत किसकी हुई थी, दूसरी हार और जीत किसकी हुई थी, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं चंदावर का युद्ध। जी हां, अब चंदावर के युद्ध के बारे में चलते हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, एक एक पॉइंट टू पॉइंट यहां से उठने वाले हम प्रश्नों पर बात करेंगे। हम उन प्रश्नों पर बात नहीं करेंगे कि इसका कहां से आया था, किस लिए आया था, ये फालतू वाली मेरे पास बातें नहीं है। मेरे चैनल पर आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें मिलेंगी जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो और जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन प्रश्नों पर फोकस करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं चंदावर का युद्ध। जी हां, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना चंदावर के युद्ध की बात करें तो 1194 ईस्वी में। जी हां, कब? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? जी हां, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में? यह युद्ध मोहम्मद गोरी, जी हां यह युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके किसके बीच में? और जयचंद के बीच में हुआ था। जी हां, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र। जयचंद कौन था, तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान का ये ससुर था। जी हां, कौन था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर था। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय आपके ऑप्शन में आता है तो दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। जी हां, पृथ्वीराज तृतीय या याद रखना पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोजिता से, जी हां पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, जयचंद की जो पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था, इससे बलपूर्वक विवाह कर लिया था। इतना अपने आप में दबदबा रखता था। कौन रखता था? पृथ्वीराज चौहान लहकट, जिसको हम बोल सकते हैं। तभी तो उसने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को पहले युद्ध में हरा दिया था, अपने आप में रखता था। और इसलिए वो हार गया था क्योंकि उसके आपसी बहुत मतभेद थे। उसकी जितने सीमावर्ती क्षेत्र थे, किसी भी राजा से उसकी पट्टी थी नहीं थी। किसके? पृथ्वीराज चौहान से किसी भी राजा से पट्टी नहीं थी और इसकी पुत्री से तो जबरदस्ती विवाह कर लिया था, जयचंद की पुत्री से। तो याद रखना
हम अपने पॉइंट पर आते हैं। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। कहा जाता है कि इस युद्ध में जयचंद की आंख में तीर लग गई थी। जी हां, जयचंद की आंख में तीर लग जाने के कारण यह हाथी से नीचे गिर गया था, और जैसे ही ये नीचे गिर जाता है, इसकी जो सेना थी उसमें भगदड़ मच जाता है और सारी सेना भाग खड़ी होती है और ये युद्ध में मारा जाता है। जी हां, यह युद्ध में मारा जाता है। किस युद्ध में मारा जाता है? चंदावर के युद्ध में मारा जाता है। और किसकी विजय होती है? तो याद रखना, मोहम्मद गोरी की यहां पर फिर विजय हो जाती है। जी हां, तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया, और याद रखना मोहम्मद गोरी चंदावर का युद्ध 1194 में जीत लिया। और जब इन युद्धों को जीत लेता है तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बनारस तक जितने भी युद्ध मंदिर सब पड़ते थे, सारी मंदिरों को बनारस में तोड़वा करके वहां पर मस्जिद बनवा देता है। ये हमारे भारत के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है, ये बात तो अब क्या बताएं, दिल में तो ऐसा लगता है आग लग रही आग, ऐसी बातें सुन करके अपने आप में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत पर 3 आक्रमण ऐसे आक्रमण होते हैं कि उनके बारे में आप पहली बार आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, पहला आक्रमण मुस्लिम कारी है जो भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। दूसरा महमूद गजनवी आक्रमण करता है, याद रखना। तीसरा कौन करता है? मोहम्मद गोरी। ये 3 आक्रमण होने के बाद भी भारत के राजा कुछ सीखे नहीं हैं और भारत को गुलामी की तरफ ले जाने का कार्य किया है। अगर ये 2 आक्रमण से, कासिम और महमूद गजनवी के आक्रमण से अगर यहाँ के राजा सीखते तो याद रखना आपसी तालमेल बन जाता और इनको हरा देते। लेकिन हमारे देश के राजा क्या करते थे? छोटी छोटी रियासतों में विभक्त थे और अपनी सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से कटा जुझ रहते थे, और वो आपसी कोई बनता ही नहीं थी, किसी की पटती ही नहीं थी, वरना विदेशी क्या भारत को लूट कर चले जाते। लेकिन यहाँ के राजाओं में आपसी मतभेद के कारण ही विदेशी आए और भारत को लूटने का कार्य किया है। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए और बता देना चाहता हूं, एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। पॉइंट क्या है? मोहम्मद गोरी की मृत्यु। जी हां, इसकी मृत्यु लिख लिया जाए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 15 मार्च, जी हां 15 मार्च 1206 ईस्वी को। जी हां, 15 मार्च 1206 ईस्वी को सिंधु नदी के तट पे, जी हां सिंधु नदी के तट पर अगर स्थान आएगा तो दमयक नामक स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर याद रखना, नमाज अदा करते समय, क्या करते समय? नमाज अदा करते समय शाम को, जी हां शाम टाइम को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 15 मार्च 1206 ईस्वी में। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए आपका भाई पसीना पूरा तार तार करने के लिए तैयार है। और याद रखना, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई कि याद रखना, वो चाहे लेखपाल का हो चाहे पुलिस का हो, आपको एक एक सिलेबस जीएस के पूरे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आप लोग देखिएगा। अगर 25 क्वेश्चन आपके आते हैं, ये किसमें? याद रखना, लेखपाल में यदि 25 प्रश्न आपके आते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप कम से कम 20 से 22 प्रश्नों का आंसर आप सेम टू सेम आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप देखिएगा, जैसे ही एग्जाम होगा उससे पहले आप जुड़ जाएं और आप कम से कम 20 नंबर तो 100% मैं बोल सकता हूं कि आप क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।